की बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ केसेस स्कूलों के आने शुरू हो गए हैं. आई गॉट अ केस ऑफ अ 9-year-old boy cyberbullying an 8-year-old girl in school. क्यों? क्योंकि स्कूल टेक savvy स्कूल है, क्रेम डे ला क्रेम है, आपको हर बहुत छोटी उम्र से ही आपको वो दे देता है कंप्यूटर एक्सेस और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे देता है और भूल जाता है कि भाई बच्चे तो बच्चे हैं, पूरी उनको मैच्योरिटी नहीं है, तो लगातार बुलिंग हो रही है. हम सोचते थे बुलिंग बच्चों के बीच में होती है. आई वॉज मिस्टेकन. नाउ किड्स हैव स्टार्टेड बुलिंग टीचर्स. I got a case where a teacher, a young beautiful girl, joined a school to teach economics in 11th and 12th. What was her fault? She was very beautiful. She was very good in her subject. She instantaneously became the darling of the entire school. And then 3 boys decided to create a new Facebook page about her. And then the page asked all kinds of obscene questions about her and opened up a Pandora's box of people to come in and talk whatever they wanted to talk about. People talked about their most bizarre fantasies without realizing this was a public domain. That not only she, people known to her, anybody else in the school could also be reading the same. And these boys were so foolish enough, they were mentioning the girl by the exact name. Today when you actually search her, you get the first 5 results pertaining to nasty things written about her on that. She could not handle it. She suffered a nervous breakdown. Proceedings are now currently ongoing. So things are happening in a very, very remarkably different shape altogether. Look at this face. Normal मासूम सी लड़की लगती है. शायद 11 साल की लड़की होगी, 12 साल की, कोने वाला, राइट? शायद फिलीपीन से लगता होगी. इस लड़की की तस्वीरें इंटरनेट के पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स और ग्रुप्स को सर्कुलेट की गई और इस लड़की ने कहा कि मैं सेक्स एंजॉय करती हूं. इंस्टेंटेनियसली पूरी दुनिया भर से लोगों के संदेश आने शुरू हो गए कि जी हम आपको पैसे देंगे, आप अपने वेब कैमरे के सामने अपने कपड़े उतारें सो दैट वी कैन एंजॉय लाइव वर्चुअल सेक्स. 1000 people offered her money to this virtual Lolita to shed her clothes before a web camera. 103 out of that 1000 belong to India. This was nothing. This was not a real photograph. This is a morphed up animated image created by an NGO in Amsterdam for the purposes of tracking down some of these pedophiles that have been there. गुरुजी का नाम सुना है आपने? एक तो गुरुजी ठंडाई होती है, एक गुरुजी म्यूजिक सर्च इंजन था. कुछ भी म्यूजिक चाहिए आपको वो सर्च इंजन पे म्यूजिक मिलता था. लेकिन गुरुजी के ऊपर काफी सारा कॉपीराइटेड मटेरियल था. तो टी सीरीज को लगा साहब मेरे तो बहुत सारे कॉपीराइटेड सॉन्ग्स हैं, गुरुजी आप मेरे सॉन्ग्स को लिंक मत दिया करें. गुरुजी ने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया. टी सीरीज ने मुकदमा किया. गुरुजी के टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया गया. मुकदमा जारी है. सो द नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, देयर इज अ प्रॉब्लम. इन्हें पहचानते हैं? कौन है? निर्मल बाबा. सुप्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं, विख्यात हैं. इनको किसी व्यक्ति ने अपने ब्लॉग में कुछ अनाप शनाप लिखा, डेफामेटरी कंटेंट लिखा. ये मुकदमा लेके दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे कि साहब किसी को हक नहीं है मेरी मानहानि करने के लिए और उसको रिस्ट्रेन किया जाए कि वो मुझे डिफेम ना करे. दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी बात को माना और कहा हां किसी को कोई हक नहीं है कि आपको डिफेम किया जाए. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि आप एज ए स्पिरिचुअल लीडर बड़े इलॉजिकल सॉल्यूशंस अपने डिसाइपल्स को देते हैं. मसलन पानी पूरी खाइए और कृपा मिलेगी और स्टफ लाइक दैट. तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रेयर ऑर्डर में निर्मल बाबा को भी रिस्ट्रेन किया कि आप किसी भी इलॉजिकल या ऊटपना अनाप शनाप किस्म के जो नुस्खे हैं या रेमेडीज हैं वो अपने डिसाइपल्स को ना दें. और वो इंजंक्शन ऑर्डर अभी भी निर्मल बाबा के बरखिलाफ चल रहा है. So unique case. You go to court for getting an injunction against the other party. The court injuncts the other party, but more significantly injuncts your own self
from doing stuff. We saw these. These were pictures which really shook the nation. The Supreme Court last week, when they said that the Uttar Pradesh government was responsible for the Muzaffarnagar riots, they clearly found out that a lot of work required to be done. All that happened was nothing. A YouTube video, already available for 2 years, was morphed, slightly changed to misrepresent facts. And it actually created huge havoc. In fact, Facebook और ट्विटर को बहुत ज़्यादा अक्सर इस्तेमाल किया जाता है. जुलाई 2012 की बात है, सोशल मीडिया पे मैसेजेस आने शुरू हुए कि अगर आप बैंगलोर में हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो बैंगलोर को खाली कर लीजिए 15 अगस्त तक. लोगों ने कुछ ने देखा, किसी ने नहीं देखा. पहले हफ्ते अगस्त से ये जो मैसेजेस हैं एसएमएस के तौर पर आने शुरू हुए. उन लोगों को टारगेट किया गया जो नॉर्थ ईस्ट से आए थे या जिनका रिलेशन नॉर्थ ईस्ट से था, और उनके फोन्स को ये मैसेजेस गए. और फिर वो हुआ जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ. हमने ये तस्वीरें 1947 के बाद कभी नहीं देखी थी कि लोग जॉसल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, भाई कहीं मुझे ट्रेन पे कहीं मुझे जगह मिल जाए ताकि मैं बैंगलोर से बाहर निकलूं. दिस वाज द बैंगलोर साइबर टेरर अटैक, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड दैट्स not something broad. This is something that's happened very recently. Okay. December 10, CBI website gets hacked by Pakistani cyber army. They deface the website in such a manner that it takes CBI more than 1 month to restore the website. Of course, they also put in Pakistan Zindabad and other slogans up there. Classical case of hacking. India registers the case, track it down to Pakistan, wants the neighbor to hand over the hackers to India. And the neighbor says, sorry, what are you talking? There are no hackers in our country. There are only nationalists. So consequently, despite the registration of that case, we haven't really seen much happening in that regard. Have you seen this man? This man is called Dr. L. Prakash. Normal आदमी नहीं है, काफी प्रतिष्ठित हैं. भारत के इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं. बड़े जबरदस्त ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं. इन्हें अपने हुनर के साथ साथ कुछ शौक भी थे. लोगों को अक्सर वीकेंड में अपने फार्म हाउस में बुलाया करते थे चेन्नई में. कई लोगों को बुलाते थे. कई साल से सिलसिला चलता था. दिसंबर 2001 में एक 22 वर्षीय लड़के ने पुलिस में कंप्लेंट करी कि इन्होंने मुझे बुलाया, बहुत से लोगों को बुलाया, सबको फोर्स किया आप स्ट्रिप करिए, हमको फोर्स किया सेक्सुअल एक्ट करने के लिए, ब्लू फिल्म्स बनाई, तस्वीरें खींची और फिर इंटरनेट पर ये ब्लू फिल्म्स और तस्वीरें बेची. डॉक्टर एल प्रकाश को हिरासत में लिया गया दिसंबर 2001 और तब से लगातार 2008 तक उन्हें कभी बेल नहीं मिली. फाइनली 2008 में उन्हें कन्विक्शन हुई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन की. ये हैकिंग्स तो लगातार चल रही हैं, whether it's DRDO, whether it's National Defense Academy, हर ओर हैकिंग चल रही है. बल्कि अब तो हैकिंग इतना वनीला सा हो गया है कि आपको लगता है यार हैकिंग सो व्हाट, कुछ और बताओ. So in scenario like this, you have to quickly realize that the law says hacking is an offense. Arif Azim used a normal boy like you, 22, 23, and working on a BPO, but those were early days, 2002, and he got to know the credit card number of an American girl, and then he misused it on a Sony website, thinking that we all. He got tracked down, Sony went hammer and tongs, CBI registered a case, and he was actually convicted for online cheating. This happens in 2002. That's why Arif Azim is a critical case in the history of Indian cyber law. Bazi.com case was also very, very important. See, sometimes I really begin to wonder what's going to happen. A small incident happens in a school, and it can have a ramification on cyber law. It's something that you can't really even think about. Delhi Public School, R.K. Puram, known for its academic brilliance. However, its students also do large number of extracurricular activities. One boy was being given oral sex by another girl. He reduces the same onto his mobile phone, makes the now legendary DPS MMS.
DPS MMS gets circulated